तो विश्व युद्ध के दौरान, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा था, और जब वो आगे बढ़ा रहा था तो क्रिस्टोफर नेलोन की एक फिल्म है, और वो फिल्म अभी मैं कल अखबार में पढ़ रहा था या यूट्यूब पे सुन रहा था कहीं कि अभी इस पे ऑपरेशन सिंदूर पे फिल्म बनाने वालों की होड़ लग गई है कि ऑपरेशन सिंदूर पे जो है कई फिल्में आपको आने वाले दिनों में दिखेंगी। उसी तरीके से क्रिस्टोफर नेलोन ने एक फिल्म बनाई और उस फिल्म का नाम था ओपेनहाइमर। अब ये ओपेनहाइमर पे फिल्म क्यों बनी? क्योंकि ओपेनहाइमर ही उस परमाणु कार्यक्रम के नेतृत्व करता थे जो 1945 में जाकर के अमेरिका को परमाणु परीक्षण करने लायक बनाया, और वहाँ पे 16 जुलाई 1945 को एक तरफ अमेरिका परमाणु परीक्षण करता है और दूसरी तरफ हिरोशिमा और नागासाकी पर उसका प्रयोग एक महीने बाद 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान के 2 शहरों पर उसका अनुप्रयोग कर देता है। ओपेनहाइमर ने वो परमाणु बम का जब निष्कर्ष निकाला था तो उसी समय उसने ये कहा था कि हे भगवान, हमने तो ये बहुत ही घातक चीज जिससे मानवता का संहार एक साथ किया जा सकता है, बहुत बड़ी जन और धन की क्षति की जा सकती है, एक ऐसी चीज हमने आविष्कृत कर दी। तो उसका प्रयोग नागासाकी और हिरोशिमा पर करने के बाद आपने देखा कि वर्षों तक जापान प्रभावित रही। न तो नाभिकीय विकिरण का प्रभाव ही नहीं, बल्कि वहां पर वहां के जन सामान्य के स्वास्थ्य के ऊपर और नए प्रजनन करने वाले शिशुओं के ऊपर बहुत से वर्षों तक वहां पे विकलांग बच्चे पैदा हुए। वो हिरोशिमा और नागासाकी के विकिरण का प्रभाव था। अब जब अमेरिका ने शुरुआत कर दी तो पूरी दुनिया के अंदर एक नाभिकीय होड़ लग गई कि अब हम भी नाभिकीय परीक्षण करेंगे, हम पीछे क्यों रहे। तो जहां 1945 के अंदर अमेरिका ने नाभिकीय परीक्षण किया, तो वहीं पे सोवियत संघ ने भी 1949 में अपने यहाँ परमाणु परीक्षण कर दिया। अब ये 2 महाशक्तियां जब परमाणु परीक्षण कर दी तो दुनिया पे राज करने वाला ब्रिटेन पीछे क्यों रहता। 1952 में ब्रिटेन ने भी नाभिकीय परीक्षण कर दिया, और फिर 1960 में फ्रांस ने भी परीक्षण कर दिया। 1964 में एक तरफ 1962 में चाइना भारत पर आक्रमण करता है, और दूसरी तरफ 2 वर्ष बाद ही चाइना भी नाभिकीय परीक्षण करके इस ग्रुप में शामिल हो जाता है। अब ये 5 शक्तिशाली देश P5 या N5 सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य बन जाते हैं। पूरी दुनिया के स्ट्रेटेजिक पॉलिसी को निर्धारित करने का पूरा जिम्मा इन 5 देशों का हो जाता है, और फिर यहां से इनकी नीति की दुनिया में और कोई देश आगे चल करके नाभिकीय परीक्षण के इस रेस में शामिल न हो, ये इनकी कोशिश शुरू हो जाती है। हमारा प्रभुत्व बना रहे, पूरी दुनिया की व्यवस्था पे हमारा प्रभुत्व बना रहे, हम नाभिकीय शक्ति का ध्वंस दिखा करके, कहीं पे शांति का बहाना ढूंढ करके, कहीं पे किसी बहाने दुनिया के संसाधनों की लूट हम करेंगे। एक नए प्रकार का साम्राज्यवाद हम दुनिया में चलाएंगे, और दुनिया के किसी अन्य देश को इस मुहिम में हम शामिल नहीं होने देंगे। अब भारत शुरू से इस बात का पक्षधर था, जहां महाशक्तियों में द्विध्रुवीय विश्व की रचना होने के बाद महाशक्तियों की गोलबंदी में तमाम देश जहां सैटेलाइट कंट्रीज के रूप में शामिल होने लगे, कुछ देश अमेरिका के उपग्रही राष्ट्र के रूप में अपना अस्तित्व बनाए। उनकी कोई सोच नहीं, जैसा अमेरिका की नीति वैसा ही अनुसरण करना है, ऐसा उनकी पॉलिसी बन गई।
दूसरे तरफ सोवियत संघ और सोवियत संघ के अनुयायी राष्ट्रों का एक समूह उठ करके खड़ा हो गया। लेकिन भारत शुरू से ही अपने दार्शनिक प्रतिबद्धताओं, अपने सभ्यता जनित मूल्यों के कारण हमेशा से शांति का पक्षधर रहा। भारत ने हमेशा सह अस्तित्व की भावना को स्वीकार किया। दुनिया में शांति और अमन चैन रहे, ऐसा भारत की हमेशा से मान्यता रही। और इसलिए भारत इस दूरदूरी विश्व में भी, महाशक्तियों के टकराव और होड़ में भी हमको किसी के साथ आंख मूंद करके नहीं रहना है, बल्कि एक गुट निरपेक्ष नीति का अनुसरण करना है, ऐसी भारत की मान्यता थी, जो आगे चल करके फलीभूत भी हुई। और जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रधानमंत्री थे, वो गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक रहे। दुनिया में गुट निरपेक्ष आंदोलन चला और गुट निरपेक्ष आंदोलन ने विकासशील राष्ट्रों को, अल्प विकसित राष्ट्रों को एक वैश्विक मंच देने का काम किया, जहां उनके हितों की बात हो सके और उनके हितों का शोषण, उनके हितों की उपेक्षा महाशक्तियों द्वारा और विकसित राष्ट्रों द्वारा न हो सके, इसमें। लेकिन भारत ने जब भी शांति की बात करी, जब वो पंचशील के सिद्धांत को लेकर के चलने लगा, तो उसकी आड़ में चाइना ने आक्रमण कर दिया 1962 में। भारत की प्रभुसत्ता को चुनौती मिली, भारत की संप्रभुता को और सुरक्षा को एक प्रत्यक्ष चुनौती मिली। और दूसरी तरफ 1965 में पाकिस्तान भारत पे आक्रमण कर देता है। भारत युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन ऐसी स्थितियों का सृजन होता है, ऐसा वातावरण बनता है कि भारत को युद्ध में शामिल होना पड़ता है। तो ऐसी स्थितियां पूरे भारत के सामने दुनिया के स्तर पे थी कि एक तरफ 1968 में विकसित देशों ने कह दिया कि अब एनपीटी चलेगा, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि, ताकि दुनिया का कोई देश इस नाभिकीय परीक्षण के रेस में शामिल न हो सके। दूसरी तरफ भारत के सामने सीमा पर सुरक्षा की चुनौती, सीमा पर सुरक्षा की चुनौती, उसके संप्रभुता की चुनौती। एक तरफ उसका नैसर्गिक शत्रु पाकिस्तान, जो बराबर उसकी संप्रभुता पे हमला बोलने वाला, और दूसरी तरफ चीन जैसा परमाणु शक्ति संपन्न देश। ये दोनों की चुनौती, और वहीं पे बाध्यकारी नीतियां, परमाणु अप्रसार की नीति। ऐसे में भारत रास्ता कैसे तय करे? स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के बाद जब इंदिरा जी सत्ता प्रतिष्ठान पे काबिज हुई, भारत की प्रधानमंत्री बनी, तो इंदिरा गांधी ने यह मन बनाया कि हमको परमाणु परीक्षण करना है। हमको अपनी जरूरतों के लिए, ऊर्जा जरूरतों के लिए, बिजली की जरूरतों के लिए, रचनात्मक जरूरतों के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए हमको परमाणु शक्ति बनना है। लेकिन एक तरफ एनपीटी की बाध्यता और दूसरी तरफ न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप इन लोगों ने बना दिया कि बिना उसकी अनुमति के न तो टेक्नोलॉजी और न तो परमाणु शक्ति बनने के लिए ईंधन, चाहे यूरेनियम के रूप में हो और चाहे किसी और के रूप में हो, जब तक इन राष्ट्रों की सहमति नहीं रहेगी और एनएसजी का जो सदस्य है वो वही राष्ट्र बनेगा जो एनपीटी पे हस्ताक्षर पहले करेगा। एनपीटी पे 188 राष्ट्रों ने उसी समय हस्ताक्षर किया, लेकिन भारत शुरू से ही इसको भेदभावपूर्ण मानते हुए एनपीटी पे हस्ताक्षर करने से बचता रहा। तो एक तरफ एनपीटी पे हस्ताक्षर न करने के कारण दुनिया के अन्य देशों से इसको ईंधन आपूर्ति संभव नहीं थी, और परमाणु शक्ति बनने की प्रक्रिया के परीक्षण के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो टेक्नोलॉजी भी भारत को मिलने वाली नहीं थी। तो इंदिरा जी ने अपने वैज्ञानिकों से कहा, और उन वैज्ञानिकों में जो प्रमुख वैज्ञानिक थे, राजा रामन्ना,
उनसे कहा कि आप इस मिशन को आगे लेकर के जाइए और हम अमेरिका से बात करते हैं। तो अमेरिका सीधे तौर पे अपने परमाणु परीक्षण के लिए ईंधन देने वाला नहीं था। तो अमेरिका को इंदिरा जी ने यह कहा कि आप तारापुर में एक परमाणु संयंत्र लगा दीजिए। और तारापुर महाराष्ट्र में जब परमाणु संयंत्र लग गया तो लगने के बाद उन्होंने कहा कि इसके लिए ईंधन चाहिए, उस संयंत्र के संचालन के लिए ईंधन चाहिए। तब जाकर के अमेरिका और कनाडा जैसे देशों ने भारत को यूरेनियम आपूर्ति करने के लिए अपनी सहमति दी। लेकिन वहां पे भी चालाकी किया, क्योंकि तारापुर संयंत्र में जो यूरेनियम अमेरिका से आया उस यूरेनियम की गुणवत्ता बहुत कम थी और वो परमाणु अस्त्र बनाने की स्थिति में नहीं थी। क्योंकि परमाणु अस्त्र बनाने के लिए, परमाणु बम बनाने के लिए कम से कम 80% सांद्रता वाला यूरेनियम चाहिए, जबकि उस संयंत्र में जो आपूर्ति अमेरिका के द्वारा की गई वो 20% की ही आपूर्ति थी। इसलिए 1974 में जो नाभिकीय परीक्षण इंदिरा जी ने कराया और वो कहा कि भाई हम परमाणु बम नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ अपनी रचनात्मक जरूरतों के लिए एक परीक्षण कर रहे हैं और उसमें यूरेनियम बाहर से आ नहीं सकता था, आपूर्ति नहीं हो सकती थी। तो उन संयंत्रों में प्रयुक्त यूरेनियम को चोरी से यूज करके, उसका प्रयोग करके परीक्षण किया गया और इसीलिए वो परीक्षण बहुत प्रभावी नहीं रहा। 1974 का परीक्षण प्रभावी नहीं था, लेकिन 1974 के परीक्षण ने, परमाणु परीक्षण ने दुनिया को यह संदेश दे दिया कि भारत अब लंबे समय तक चुप नहीं रह सकता है। हेलो, आप प्रणाम प्रणाम, अभी यूनिवर्सिटी में है? ठीक 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 ठीक, यहाँ से खाली हो रहा तो आ रहे हैं। देखिए, ऐसी भूमिका मिल गई है मुझे, प्राचार्य की भूमिका। और एनईपी 2020 जो है वो अपने उद्देश्यों में एक उद्देश्य रखा है, टू क्रिएट मल्टीटास्किंग पर्सनालिटी। मतलब ऐसे लोगों को तैयार करना जो एक साथ ढेर सारे कार्य कर सकें। और मैं समझता हूं कि जो प्राचार्य का पद है वो मल्टीटास्किंग पर्सनालिटी का सबसे बेहतर उदाहरण है। कोई बाहर से पूछता है कि और क्या हालचाल है, हम क्या हालचाल ठीक है और मजे में हैं, हम कह कि मजे में हैं, लेकिन सुबह से 10 बजे से लेकर के 7-8 बजे तक श्वसन क्रिया की भी बीच में रिक्ति नहीं होती है, कोई अवकाश नहीं मिल पाता है कि हम ठीक से जो है श्वसन क्रिया भी कर सकें। तो अभी 2-3 लोग प्रतीक्षा कॉलेज में कि ये करना, लेकिन ये काम जरूरी है। तो जब दुनिया के नाभिकीय शक्ति संपन्न देश अपना वर्चस्व बनाए रखना चाह रहे थे और एनपीटी को और बढ़ा करके सीटीबीटी में तब्दील कर दिए, कॉम्प्रिहेंसिव बैंड ट्रीटी। और कॉम्प्रिहेंसिव बैंड ट्रीटी का मतलब कि आप नाभिकीय अस्त्र किसी भी रूप में नहीं बना सकते हैं। आप जमीन का उपयोग करके, जल का उपयोग करके, वायु का उपयोग करके, आकाश का उपयोग करके कहीं से भी आपको बचने का रास्ता नहीं है। पूरी तरह से ये प्रतिबंधित है और इनका वर्चस्व बना रहे, ऐसी गति चलती रही। तो जब 1974 में इंदिरा जी के नेतृत्व में जब राजा रामन्ना की टीम ने परमाणु परीक्षण कर दिया, तो उसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण कर दिया। और पाकिस्तान जियो और जीने दो ऐसा दर्शन नहीं पढ़ा है। पाकिस्तान विश्व बंधुत्व और शांति का दर्शन नहीं पढ़ा है, वो तो सिर्फ तलवार की भाषा और विस्तार की भाषा जानता है। तो इसलिए पाकिस्तान तुरंत उस अपने नाभिकीय टेक्नोलॉजी को और अपने उत्पाद को सेल करेंगे। और उसी दौर में मैं समझता हूं कि नॉर्थ कोरिया को पाकिस्तान से नाभिकीय टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण हुआ था। और नॉर्थ कोरिया आज समझ रहे हैं कि उस क्षेत्र में शांति के लिए कितना बड़ा खतरा बना हुआ है।
अब 1974 से लेकर के भारत को एक लंबा इंतजार करना पड़ा। इस लंबे इंतजार में भारत की जरूरतें भी बढ़ी, भारत की विकास की आकांक्षा भी बढ़ी, हमारे खतरे भी बढ़े, पड़ोस से खतरे बढ़े। बल्कि एक तरफ नाभिकीय शक्ति संपन्न चीन खड़ा रहा, और चीन की विस्तारवादी नीति आप जानते ही हैं कि जब वो 62 में आक्रमण किया था तो 38,000 वर्ग मील अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र कब्जा किया, आज तक उसी के कब्जे में है। चीन आज तक वो छोड़ा नहीं। और पाकिस्तान, हम जीत गए थे, लेकिन भारत युद्ध के मैदान में जीतता है, वार्ता के टेबल पे जाके परास्त हो जाता है। तो जहां जय जवान जय किसान का नारा देने वाले प्रधानमंत्री के नेतृत्व और मार्गदर्शन में भारत ने पाकिस्तान को परास्त किया, लेकिन वहीं पे ताशकंद समझौता के माध्यम से लाहौर से हमको लौटना पड़ा। और जब लौटना पड़ा तो वो स्थिति क्या रही, देश को हम क्या जवाब देंगे। मैं समझता हूं कि उसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव को प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी झेल नहीं पाए और उनकी हृदय गति रुक गई। तो एक लंबा अंतराल बाद में आया, परिस्थितियां भी बदली, शीत युद्ध का दौर चल रहा था। और ये शीत युद्ध का दौर ऐसा है, शीत युद्ध कोई प्रत्यक्ष युद्ध नहीं है। शीत युद्ध के दौरान युद्ध नहीं होता है, लेकिन युद्ध की तैयारी चलती रहती है, युद्ध का वातावरण बनता रहता है, युद्ध का माहौल बनता है, बयानबाजी होती है, विचार विनिमय होता है, आरोप प्रत्यारोप होता है, लोगों को गुमराह किया जाता है, रूमर्स उड़ाए जाते हैं, और युद्ध नहीं होता। लेकिन ऐसे वातावरण में भी युद्ध की संभावना बनी रहती है, युद्ध का मनोविज्ञान खड़ा रहता है। ये शीत युद्ध का दौर चल रहा था, और ये शीत युद्ध का दौर 1990 तक, जब तक सोवियत संघ का विभाजन नहीं हो गया। और सोवियत संघ के विघटन के बाद कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया एक ध्रुवीय हो गई, अमेरिका पूरे दुनिया का दादा बन गया, और कुछ लोग ये कहते हैं कि एक ध्रुवीय नहीं, आज दुनिया बहुध्रुवीय हो गई है। कहीं पे जापान जैसी शक्ति खड़ी हो गई, कहीं पे जर्मनी जैसी शक्ति खड़ी हो गई। तो आज दुनिया एक ध्रुवीय नहीं बल्कि बहुध्रुवीय हो गई है। लेकिन प्रत्यक्षता देखने में लगता है कि अमेरिका का वैश्विक संस्थाओं पे जिस तरह से कब्जा है, उसको देखने से यह लगता है कि निश्चित तौर पे दुनिया एक ध्रुवीय ही है। और एक लंबे अंतराल के बाद 1998 में, क्योंकि ये सारी तैयारी नाभिकीय परीक्षण की, एक और परीक्षण की तैयारी चल रही थी। स्वर्गीय राजीव गांधी से लेकर के पीवी नरसिम्हा राव जैसे प्रधानमंत्री आए, उन लोगों ने अमेरिका के दबाव में, अमेरिका के जियो पॉलिटिकल प्रेशर के मनोवैज्ञानिक प्रभाव में निर्णय नहीं ले पाया, और परमाणु परीक्षण संभव नहीं हो पाया। लेकिन अटल जी को एक ऐसे महान वैज्ञानिक का साथ मिला। ये संयोग है कि दो ऐसे लोग, एक वैज्ञानिक और एक राजनेता, दोनों लोग एक ही समय में भारत को मिले, और दोनों का एक ही मिशन था, भारत कैसे वैभवशाली स्थिति में जाए, भारत कैसे महाशक्ति के रूप में उभरे, कैसे भारत परमाणु शक्ति संपन्न बने। और इसलिए अटल जी ने कहा कि निश्चित तौर पे दुनिया के जो नाभिकीय शक्ति संपन्न देश हैं, इन सारे देशों को हम अपनी मनमानी नहीं करने देंगे, और हमको भी नाभिकीय परीक्षण करके अपने आवश्यकता के अनुसार आंकड़े लेना है, नाभिकीय तकनीक को विकसित करना है, और परमाणु बम बनाने की स्थिति में अपने को रखना है। और दुनिया के देशों को ये चेतावनी दे देना है कि तेरी तमन्ना है, पर हम खार न बोने देंगे। वह जो तुम जगह जगह कांटे जो है एशिया में, मध्य एशिया में हर जगह बो रहे हो, ये कांटे हम बोने नहीं देंगे। तेरी तमन्ना है पर हम खार न बोने देंगे, तुम्हें हम राह की दीवार न होने देंगे। तू सबको रौंद कर
आगे जो निकलना चाहे हम तेरी इतनी भी रफ्तार न होने देंगे। और इसलिए भारत ने तय किया कि हम अपने नाभिकीय परीक्षण के द्वारा दुनिया को यह संदेश देंगे कि आप ही नहीं तय करेंगे कि कौन नाभिकीय शक्ति संपन्न बनेगा और कौन नहीं बनेगा। 1998 में वो दिन आया, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। आसान इसलिए नहीं था कि नासा के द्वारा अमेरिका ने स्पाइस सैटेलाइट उस पोखरण रेंज में पूरा छोड़ दिया था, जो आपके एक एक मिनट की जानकारी अमेरिका को देने वाला था। और इसलिए इस गुप्तचरी से भी बचना था और अपना काम भी करना था। एनपीटी की शर्तों के अनुसार हम जमीन पे नहीं कर सकते, हम जल में नहीं कर सकते, इसका भी उपाय करना था। हमारे वैज्ञानिकों ने वो करके दिखाया, छुप करके गए। पोखरण एक ऐसी जगह है जो कि नाभिकीय परीक्षण के लिए ही चुनी जाती है। भारत में नाभिकीय परीक्षण वहीं पे होता है, क्योंकि थार का रेगिस्तान है और आसपास आबादी नहीं है, तो ऐसा जगह नाभिकीय परीक्षण के लिए सबसे अनुकूल है। और इसीलिए पहला और दूसरा दोनों परीक्षण उसी पोखरण में हुआ। पोखरण एक छोटी सी जगह है, जैसलमेर और जोधपुर के बीच में पड़ता है भौगोलिक रूप से। तो वहां पे जो वैज्ञानिकों को जिम्मा दिया गया, महीनों तक तैयारी करते रहे। वैज्ञानिक सैनिकों के ड्रेस में गए और यहां तक कि वहां प्लेन से गए तो फर्जी नाम से, किसी रामचंद्रन के नाम से एपीजे अब्दुल कलाम का प्लेन का टिकट बुक होता था, इसलिए कि कहीं पहचान न मिल जाए। तो ऐसे छुप करके वहां पे जाना, सैनिक की वर्दी में वहां रह करके काम करना, और यहां तक कि वहां पे सैनिक युद्धाभ्यास चल रहा है, इस प्रकार की भी घोषणा कर दी गई कि सैनिकों का भारत का सैन्य अभ्यास वहां पे चलने वाला है, इस तरह की घोषणा कर दी गई। वहां पे क्रिकेट की प्रतियोगिता चल रही है सेना के अंदर, सेना की तमाम टीमों के अंदर। और ऐसी प्रतियोगिता के बहाने ये सारे क्लाइमेट इस तरह का इसलिए सृजित किया गया कि किसी को शक न हो कि हम परमाणु परीक्षण करने वाले हैं। और उससे भी बचना, जो स्पाइस सैटेलाइट अमेरिका ने छोड़ रखा था, उससे भी बचना, ऐसे समय का चुनाव करना। सारी तैयारी करने के बाद, जहां पे पहले परीक्षण के बाद वैज्ञानिकों ने यह संकेत दिया था, बुद्धा इस्माइल, बुद्ध मुस्का दिए, बुद्ध मुस्का दिए। और बुद्ध मुस्का दिए कहने के पीछे पहला परीक्षण 1974 में जिस दिन हुआ था, उस दिन संजोग से बुद्ध पूर्णिमा भी थी। और दूसरा कि बुद्ध मुस्कुरा दिए, यानी हम जो ये परीक्षण किए हैं ये शांति को लेकर के है, अपने शांतिपूर्ण कार्यक्रमों को चलाने के लिए है। इसका परमाणु बम बनाने से या अशांति फैलाने से कहीं कोई संबंध नहीं है। लेकिन अटल जी के नेतृत्व में जब ये काम हुआ, एपीजे अब्दुल कलाम, अनिल काकोदकर और आर चिदम्बरम, जो तीन वैज्ञानिक, इन तीनों वैज्ञानिकों की मिलीजुली टीम ने बड़ी सावधानी से ऐसे समय को चुना जब सैटेलाइट वहां से गुजर रहा था, और उसी समय अपना काम कर दिया। तो ऐसे 11 मई और 13 मई, इन 2 दिनों में 11 को 3 परीक्षण और 13 को 2 परीक्षण, कुल मिलकर के 5 परीक्षण किए। और इन 5 परीक्षणों के माध्यम से इतने नाभिकीय डाटा कलेक्ट कर लिए गए कि आने वाले दिनों में भारत जब चाहे तब परमाणु बम बना सकता है, परमाणु वेपन बना सकता है। इस लायक भारत अपने को कर दिया। और वैज्ञानिकों ने कहा, इसको नाम दिया ऑपरेशन शक्ति। और वहां के कहा था, पहले वाले के बार कहा था बुद्धा इस्माइल, इस बार कहा कि बुद्धा लाफ्ड, बुद्ध हंस दिए। ये पूरी कहानी थी। और ये पूरी कहानी कहने के बाद आज आप देख रहे हैं कि आज इतना साहस आया। हमारे मिसाइल मैन ने ऐसी ऐसी मिसाइलें, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, सतह से आकाश में मारना हो, आकाश से आकाश में मार करना हो, जमीन से जमीन पर मार करना हो, एंटी टैंक मिसाइल हो, ऐसे तमाम मिसाइलों को, और उन पर इतने जबरदस्त वार लोडर उसका
कि नाभ की शक्ति लगा करके आप फेंक दीजिए। आप देख रहे हैं कि अमेरिका के 500 से अधिक ड्रोन को आज भारत ध्वस्त करने में जो कामयाब हो रहा है, मैं समझता हूं कि उसी प्रकार की के साहस और नाभ की शक्ति संपन्न भारत का होना, क्योंकि भारत उस घटना के बाद पूरी दुनिया को बता दिया कि अब हम नाभ की शक्ति संपन्न हो गए हैं। लेकिन फिर भी हम दुनिया को आश्वासन देते हैं कि अपनी नाभ की शक्ति का पहले हम यूज नहीं करेंगे, और दूसरा इसका उपयोग हम बिजली बनाने में, अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में, रचनात्मक कार्यों के लिए करेंगे। आज भारत में दुनिया की ताकत बढ़ी है, दुनिया में भारत की ताकत बढ़ी है। आज भारत की बात को वैश्विक मंचों पे गंभीरता से लिया जाता है। इसके तमाम कारणों के साथ एक कारण ये भी है कि भारत नाभ की शक्ति संपन्न देश है। नाभ की शक्ति संपन्न देश तो पाकिस्तान भी है, लेकिन पाकिस्तान साहस नहीं कर पा रहा है। आप परमाणु शक्ति संपन्न है, भारत लगातार हमले बोल रहा है। आप नाभ की शक्ति संपन्न देश होने के बाद भी आपके अंदर वो साहस नहीं है, आप पटाखे चला रहे हैं। पाकिस्तान हमेशा से भारत के विकास के मार्ग में बाधाएं खड़ा करता रहा है और भारत की उपलब्धियों पर हमेशा से संशय करने की प्रवृत्ति दुनिया के विकसित देशों की रही है। जब भारत में परमाणु परीक्षण हुआ था तो विदेशी मीडिया आकर के भारत की सड़कों पे ऐसे लोगों को ढूंढती थी जो ये कह सके कि ये तो सरकार ने बहुत बुरा किया है, हम शांति के पक्षधर हैं, भारत तो हमेशा शांति की बात करता है, ये जो है परमाणु विस्फोट करके ये तो बड़ा गलत काम किए हैं। ऐसे लोगों को जा करके, ऐसे लोगों के बयान लेकर के वैश्विक मंचों पे भारत की छवि को खराब करना, ये विदेशी मीडिया की साजिश। भारत के राजनेताओं की भी ऐसी प्रतिक्रिया। जब 1998 में परमाणु परीक्षण हुआ, 2 दिनों में हुआ, तो भारत के कई नेताओं ने, सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष के रूप में ये बयान दी थी कि भारत को संयम से काम लेना चाहिए, भारत अपने शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, ये ठीक बात नहीं है। कम्युनिस्ट नेताओं ने इस परमाणु शक्ति होने की उपलब्धि पर न सिर्फ उपहास उड़ाया, उसका मजाक उड़ाया, बल्कि एक कम्युनिस्ट नेता ने, सीपीआई के एक बड़े नेता ने ये कहा कि ये नाभिकीय बम नहीं बल्कि ये हिंदू बम है। यानी उस उपलब्धि को भी सांप्रदायिक चश्मे से देखना। भारत की एक ऐसी उपलब्धि जिस उपलब्धि का प्रभाव वैश्विक राजनीति में पड़ना था, वैश्विक राजनीति में भारत की भूमिका पे पड़ना था, भारत के विकास की रफ्तार पे उसका प्रभाव पड़ना था, ऐसे उपलब्धि को भी सांप्रदायिक चश्मे से देखना, ये भारत की आज बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान से युद्ध के हालात बने हुए हैं, एक दूसरे पर प्रहार हो रहा है। सारी पार्टियां अभी तक, और यहाँ तक कि ओवैसी जैसे नेता भी, भारत की सरकार जो कदम उठाएगी हम उसके साथ हैं, ऐसी भाषा बोल रहे हैं। ये बड़ा ही सुखद है। पाकिस्तान हमेशा से, जब से उसकी पैदाइश हुई है तब से वो भारत को हमेशा परेशान करना, इसकी सुरक्षा को खतरा पहुंचाना हमेशा करता रहा है। और आज उसकी आर्थिक स्थिति क्या हो गई है, कटोरा लेकर के वैश्विक संस्थाओं, वित्तीय संस्थाओं के तरफ जा रहा है और कोई घास डालने वाला नहीं है। परमाणु परीक्षण के बाद भारत के ऊपर भी प्रतिबंध लगा था। अमेरिका ने 142 मिलियन डॉलर की जो सहायता थी, आर्थिक सहायता, उसको रोक दिया था। कनाडा ने हर प्रकार की सहायता रोक दिया था। पश्चिमी देशों ने न सिर्फ कटु आलोचना की थी, बल्कि पश्चिमी देशों ने भी अपने यहाँ से मिलने वाले तमाम सहायता को और कई संधियों को तोड़ दिया था। लेकिन भारत अपने व्यापक बाजार, अपने दृढ़ निश्चयी नेतृत्व और लोगों के समर्पण के बल पे उस स्थिति से उबरा और भारत आज वैश्विक मंच पे, आज स्थिति ये है कि अमेरिका का राष्ट्रपति भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले मोदी जी से फोन पे बात करता है। ये भारत की जो वैश्विक स्थिति है ये कितनी बदल गई है, इसको आप समझ सकते हैं। पाकिस्तान वहीं का वहीं है। पाकिस्तान अगर भारत से अगर
सौहार्दपूर्ण रिश्ते रखता तो पाकिस्तान की स्थिति में भी अभूतपूर्व बदलाव होता। लेकिन पाकिस्तान को तो हम सिर्फ इतना कहेंगे कि तुमने चाहा ही नहीं। हम तो भाई छोटा भाई समझ करके गांधी जी के कहने पे उस समय 5500 करोड़ रुपए जो है दिए गए थे कि ताकि आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप कर लीजिए। आज भी भारत आपदा में पाकिस्तान की हर संभव मदद करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन पाकिस्तान का ऐसा स्वभाव नहीं है। तो पाकिस्तान से बस इतना कहना है कि तुमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे, तेरे आंसू मेरे आंखों से निकल सकते थे और तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह। दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। तो हम एक विकसित भारत, महाशक्ति भारत, वैभवशाली भारत ही नहीं बल्कि हम पड़ोस को भी विकसित होते हुए देखना चाहते हैं, उनको भी साथ लेकर के चलना चाहते हैं और पूरे एशिया महाद्वीप और पूरी दुनिया में शांति व्यवस्था कायम हो। ये परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र होने के बाद भी भारत का ये दर्शन है, भारत का ये चिंतन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपने मुझे आमंत्रित किया और इतने देर तक धैर्यपूर्वक सुना। और सच बताऊं, ये फिक्स डिपॉजिट का चक्रवृद्धि ब्याज है। प्राचार्य की कुर्सी पे जब से मैं बैठा मेरी पढ़ाई लिखाई बंद। ये पहले का जो पढ़ा लिखा था वही फिक्स डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट मिलता है उसी इंटरेस्ट से उसी का अपने भट्ठी में, मानसिक भट्ठी में बौद्धिक प्रसंस्करण करके उत्पाद आपके बीच उपभोग के लिए जो है प्रेषित कर दिया जाता है। और पढ़ाई लिखाई तो जिस दिन प्राचार्य की कुर्सी पे बैठ गया उसी दिन बंद हो गया। लेकिन आपने हमको अवसर दिया, संवाद करने का मौका दिया और धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार। कोई नई बात हमने नहीं बताई है, ये वही बात है। और जितने लोग बताते हैं कोई नई बात नहीं बताता है, बताने का तरीका अलग अलग होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। किसी का कोई प्रश्न है, सर से पूछना चाहता है, कोई जिज्ञासा? मुझे आशा है कि मेरे ही तरह आप सबको भी सर का जो वक्तव्य है सरल, सहज और सारगर्भित लगा होगा और आप सब उससे लाभान्वित हुए होंगे। और बच्चों की जिज्ञासा भी सर के वक्तव्य से ही मुझे लग रहा है पूर्ण हो गई है, क्योंकि इनके पास कोई प्रश्न नहीं है। अब मैं सर को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए प्रोफेसर श्रीनिवास मणि त्रिपाठी सर से निवेदन करती हूँ कि वो मंच पे आए और सर को आभार ज्ञापित करें। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे सहयोगी प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह जी। आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह जी और सभा में बैठे आप सभी सुधीजन। सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम का आयोजन जिस महामना की स्मृति में संपन्न हो रहा है, सबसे पहले मैं उनको प्रणाम करता हूं। भारत की सुरक्षा में, राजनीतिक विरासत में और काफ़ी हद तक साहित्य में भी उनके अवदानों के लिए मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो एक सबसे बड़ा योगदान था भारत के लिए, वह भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाना था। उनके समय में ही भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था 1998 में। और सामान्यतः यह माना जाता है कि सबसे पहले प्रयोग
हिरोशिमा और नागासाकी पे किया गया 1947 में। परमाणु शक्ति का जो प्रयोग हुआ था 1947 में 45 में सॉरी, तो उसके बाद 1950 में अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी थे जॉर्ज सी मार्शल। उन्होंने कहा था कि अब इसके बाद कोई भी दुनिया में युद्ध होगा वह सेकेंड वर्ल्ड वॉर से भी ज़्यादा भयानक और विनाशकारी होगा। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है, हम आप सभी साक्षी हैं कि उसके बाद दुनिया में तमाम युद्ध हुए। अभी भी 2-3 युद्ध हो रहे हैं, भारत पाकिस्तान के बीच में, यूक्रेन रूस के बीच में, इजराइल और हमास के बीच में। लेकिन कोई भी युद्ध उतना ज़्यादा विनाशकारी तो क्या उसके प्रसंग में भी नहीं हुआ। तो इसकी जो सबसे बड़ी जो कारण था कि इस हथियार ने, नापी हथियार ने सख्त के साथ संयम को धारण करने की नसीहत दी, और जिसकी वजह से आज तक इस विनाशक हथियार का प्रयोग दोबारा नहीं हुआ। यह एक डिबेट चलता है, आज भी चल रहा है कि कोई भी हथियार युद्ध के बीज हैं या फल हैं। हथियार होते हैं इसलिए युद्ध होते हैं, युद्ध होते हैं इसलिए हथियारों का आगमन होता है या आविष्कार होता है। तो यह तो अभी डिबेटेबल है, चल रहा है। तो भारत ने परमाणु परीक्षण किया, परमाणु शक्ति संपन्न हुआ, और उसके साथ भारत ने अपने शक्ति और संयम का परिचय भी दिया। और इसी को आगे रखते हुए भारत ने जो नो फर्स्ट यूज का जो सिद्धांत है, नापी सिद्धांत है, उसको दुनिया के सामने रखा कि हम प्रथम प्रयोगकर्ता नहीं बनेंगे। अगर हमारे सुरक्षा को कोई खतरा होगा तो हम उसके लिए इसका प्रयोग करने के लिए फिर हम आगे आएंगे। और दूसरा जो मुख्य सिद्धांत भारत ने दिया तो मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस का। हमारा जो हथियार है वो डिटरेंस के लिए है, क्रेडिबल डिटरेंस के लिए है, न कि फर्स्ट यूज के लिए, हम सेकेंड यूज के लिए इसका प्रयोग करेंगे। तो ये भारत का और हमारा जो प्रतिपक्षी है, आज आप लोग सुन रहे होंगे, काफ़ी कुछ चर्चा आ रही है पाकिस्तान के द्वारा कि हम नापी हथियारों का प्रयोग कर देंगे। लेकिन हमारी तरफ से आज तक कभी कोई ऐसा स्टेटमेंट हमारे देश की तरफ से कभी नहीं आया कि हम नापी हथियार का प्रयोग कर देंगे, या किसी को धमकी देने के लिए या किसी को डराने के लिए। हमने कभी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया और शायद आगे भी नहीं देंगे। लेकिन आज चर्चाएं हो रही हैं कि हमको अपने नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी पे विचार करना चाहिए। और जिस तरह से, क्योंकि पाकिस्तान का जिस तरह से स्टेटमेंट आ रहा है, तो हम भी मतलब उसको धमकी के लिए या उसको वार्न करने के लिए, चेतावनी देने के लिए, क्योंकि अगर एक बार प्रयोग कर देगा वो, इतना नुकसान हमारा हो जाएगा कि फिर हम उसके बाद कैरियर भी करेंगे तो एक अलग स्थिति होगी। बहरहाल तो ऐसे शक्ति संपन्न बनाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं एक बार पुनः अपना आभार प्रकट करता हूँ, अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ, और इतने अच्छे विषय को आयोजित करने के लिए अपने अध्यक्ष महोदय को भी साधुवाद देता हूँ। और इस विषय पे विस्तृत सूचना और ज्ञान देने के लिए मैं अपने आज के मुख्य अतिथि महोदय को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए हमारे मंच के सम्मुख जो सभागार में बैठे शिक्षक साथी हैं, छात्रगण हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत शांतिपूर्वक तन्मयता से सर के विचारों को सुना, उसको आत्मसात किया और उसको अपने जीवन में उसको उतारेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। धन्यवाद सर। हमारे विभागाध्यक्ष महोदय अपने कुछ विचार हमारे साथ साझा करना चाहते हैं। मैं सर से निवेदन करती हूँ कि मंच पे आए। बस एक थोड़ा सा आदरणीय पोखरण परमाणु विस्फोट के फलस्वरूप वैश्विक स्तर पर भारत के सशक्तिकरण का प्रभाव भारत ही नहीं, विश्व के जितने भी नाभिकीय संपन्न देश हैं वो कभी भी एक दूसरे के ऊपर नाभिकीय हथियारों का प्रयोग नहीं करेंगे। यह क्यों नहीं करेंगे, उसके लिए एक आधार शब्द है, यह मेड इन मैड। मैड मीन्स होता पागल, ठीक है। तो पागल ही कोई होगा वही नाभिकीय हथियारों का एक दूसरे पर प्रयोग करेगा, लेकिन एक्चुअली पागल नहीं होता है।
जो कहते हैं म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, परस्पर विनाश की सुनिश्चितता। अगर आपने हमारे पे किया तो हमारा विनाश तो होगा ही, और हम आप पर करेंगे तो आपका भी विनाश हो जाएगा। यह शब्द आया था साउथ अफ्रीका में, दो जहरीले सांप होते हैं जिनको कहते हैं रेटा स्नैक। वो दोनों जब आमने सामने पड़ते हैं तो फुफकारते हैं, लेकिन एक दूसरे को काटते नहीं। इसलिए नहीं काटते हैं, काटने वाला भी मर जाएगा और जिसको काटा वो भी मर जाएगा। इसी तरह से नाभिकीय संपन्न दो देश फुफकारेंगे जरूर। देखिए, कारगिल में भी फुफकारा, अभी भी लगातार फुफकार रहा, इसके पहले एयर स्ट्राइक में भी फुफकारा, जो सर्जिकल स्ट्राइक उसमें भी फुफकारा, आधा किलो पाव भर 3 पाव का बम लेकर के, लेकिन करेगा नहीं, क्योंकि जानता कि हमारे किसी एक वो कर भी नहीं पाएगा। उसके सारे लॉन्चर, सारे मिसाइल सब उसके रास्ते में फुस कर दिए जा रहे हैं। यदि कर भी दिया खुदा न खास्ता तो हमारे किसी छोटे एक शहर को बर्बाद करेगा, लेकिन प्रत्युत्तर में जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी में जब हम करेंगे तो पाकिस्तान का नामो निशान मिल जाएगा। इसलिए न भारत करेगा पाकिस्तान पर, न पाकिस्तान भारत पर करेगा, न चाइना भारत पर करेगा, न चाइना भारत पर करेगा। ये केवल लिमिटेड वार होते रहेंगे, छिटपुट संघर्ष होते रहेंगे, लेकिन कोई नाभिकीय हथियारों का प्रयोग नहीं करेगा। इस शब्द की वजह से अभी तक 6-9 अगस्त के बाद कभी भी नाभिकीय हथियारों का प्रयोग नहीं हुआ। धन्यवाद। लेकिन आप गवाह है, इसका गवाह है